राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो अहम दांवपेच खेल रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ यहां पर सियासी दांवपेच लगातार खेले जा रहे हैं कांग्रेस खेमे की तरफ से भी। कांग्रेस ने जिस तरह से दावे किए हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सियासी दांव यही सामने आ रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़के बीजेपी इस बार सत्ता में आ जाएगी। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो ना सिर्फ यहां पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बल्कि मैदान में तो बहुजन समाज पार्टी भी है, आम आदमी पार्टी है, तो वहीं भीम आर्मी पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद भी हैं। और ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद लगातार कई बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद राजस्थान पहुंचे, राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर बड़ी मांग उठा दी है। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना पर जो सर्वे सामने आया है, उसके बाद से देखा जाए तो यूपी में भी इसको लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी बात रखी। जानकारी दे दें कि मायावती ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने सरकार से मांग की। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि वैसे तो यूपी सरकार को अब अपनी नियत व नीति में जन भावना और जन अपेक्षा के अनुसार सुधार करके जातीय जनगणना और सर्वे अभिलंब शुरू करा देना चाहिए, लेकिन इसका सही समाधान तभी होगा जब केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उन्हें उनका वाजिब हक देना सुनिश्चित करेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने भी जातीय जनगणना पर अपनी मांग उठाई है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि इससे जातिवाद नहीं बढ़ता बल्कि जागरूकता बढ़ती है, इससे समाज को कोई खतरा नहीं है। इससे हटकर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बात भी कही है कि जल्द ही पहली सूची जारी कर दी जाएगी। उनकी पार्टी की तरफ से 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी इन विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। मालूम हो कि अब तक कांग्रेस खेमे की तरफ से पहली सूची जारी नहीं की गई है, तो वहीं बीजेपी खेमे में हलचल तेज है, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो वसुंधरा राजे को लेकर बार बार यही कहा जा रहा है कि उन्हें दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल देखा जाए राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार बयानबाजी जारी है और ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान की गहलोत सरकार के लिए चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा है इन विधानसभा चुनाव को लेकर और गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए वह कहते हैं कि लोग उन्हें अपने वोट से जवाब देंगे। भीलवाड़ा में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना रहा कि सरकारें चुनाव प्रचार पर जनता का पैसा बर्बाद कर रही हैं। वह कहते हैं कि लोग वोट की ताकत से उन्हें जवाब देंगे। राजस्थान में काफी उत्साह देखा गया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार आजाद समाज पार्टी के नतीजे बेहतर होंगे और अधिकांश विधानसभा सीटों पर हमारी पार्टी जीत हासिल करेगी, चुनाव लड़ेंगे और जीत भी हासिल करेंगे। वहीं उनका कहना है कि वोटों को खरीदने की राजनीति आज भी वैसे ही जारी है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि आजादी के बाद सरकारें जनता को रात के अंधेरे में प्रलोभन देती हैं और ऐसे में देखा जाए तो वोटों की जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए, वोटर्स को लुभाने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए अलग अलग खेमे से सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद भी राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर जीत हासिल करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि चंद्रशेखर आजाद टोंक भी पहुंचे। टोंक विधानसभा क्षेत्र जो सचिन पायलट का गढ़ कहा जाता है और सचिन पायलट के गढ़ में जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम का वह हिस्सा तक नहीं बन पाए, क्योंकि तय समय के मुताबिक वहां पर नहीं पहुंच पाए। ऐसे में देखा गया कि हाईवे पर ही चंद्रशेखर आजाद अपनी बात रखते हुए नजर आए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने और क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। ये एक जिम्मेदार नागरिक की निशानी। अगर हम दूसरे की परेशानी नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा? हमें समझनी पड़ेगी। वो अलग है कि हमारी कोई नहीं समझता। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ूंगा, जिस यात्रा को हम लोग चला रहे हैं। आप मेरे साथ उस बात को दोहराएंगे और हम लोग वहां रात में 12:30 बजे संकल्प लेंगे कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करें। ठीक है, शुरू करें।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतदार द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो ये फैसला लिया गया कि इसके ये उद्देश्य रहेंगे कि कैसा राष्ट्र होना चाहिए और हर व्यक्ति को अवसर और स्वाभिमान सम्मान का जीवन जीने की जो है प्राथमिकताएं मिलेंगी और न्याय सबका जन्म सिद्ध अधिकार होगा। कोई किसी को जाति धर्म के नाम पे शोषण नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। देश आजाद हो गया है लेकिन देश के कुछ हिस्से जैसे राजस्थान में उसमें आता वो अभी आजाद नहीं है। ये मैंने अपने आंखों से देखा। मूछे रखने पर हत्या, बिदोली चढ़ने पर हत्या, मटकी छूने पर हत्या। आज भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर माताएं बहनें जो हैं वो चप्पल पहन के नहीं निकल सकती घरों के सामने, मोटरसाइकिल लेके नहीं निकल सकते। कई घटनाएं मुझे बताई जब मैं उधर पाली की साइड में था, जालोर की साइड में। मैं ये आपसे आग्रह करूंगा, ये सब हम काट सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आप अपनी ताकत बना लो। आप सोचो, आज यहाँ गहलोत साहब बैठे हैं, अगर आपके बीच का कोई आपका भाई बैठेगा तो क्या आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? ईमानदार से बताओ। तो जब हम ये कर सकते हैं तो हम क्यों चुप हैं? हम किसका इंतजार कर रहे हैं कि कोई मसीहा आके हमारी जिंदगी बदलेगा? देखो, जब तक हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाएंगे हमारी मदद नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा सबसे ज्यादा 3 हमारी बहनें जो यहाँ खड़ी हैं और 2 हमारी बहनें जो वहाँ खड़ी हैं। मैं इनका बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो महिलाओं की हिस्सेदारी थी उसको भी सुनिश्चित रखा है। भले ही संख्या कम, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप नहीं चाहते कि इस प्रदेश में और देश में जो महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है बंद हो जाए? बहन बेटियों, NCRB का जो डाटा कहता है कि इतनी महिलाओं का हिंसा, रेप, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, तेजाब डाल के जलाना, आग लगाने के होता है। आप नहीं चाहते तो कैसे हो? बाप तक नहीं हो, इन सरकारों में तो नहीं हो सकता है। हाँ, तो आप ज्यादा दिन मत देखो, अपनी ताकत बनाओ। आज से बस मेरी ये बात मान लो, जितने आदमी यहाँ हैं हर दिन एक आदमी को तैयार करना है। जो आदमी तैयार नहीं है हमारे साथ उसको तैयार करना है कि भाई अपने सबको वोट दे दी, एक मौका हम आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद को देंगे। ठीक है? सोचो 40 दिन बाद चुनाव होगा। मैं लिख के देता हूँ कि 50,000 वोट आप लोग 40 दिन में तैयार करें। ठीक है? और जब इतनी वोट आपके पक्ष में गिरेगी तो आपका विधायक जीतेगा। और हालात यहाँ राजस्थान में ऐसे हैं दोनों पार्टियों के, नहीं कहने से नहीं होता। मेरी बात पे गौर करो, एक सीट क्यों मिलती है सुनो। हालात ऐसे, पिछली बार 50-55 हजार का वोट का मार्जिन था दोनों पार्टियों। अगर हम हमारे 4 से 5 विधायक भी जीत जाते, जबकि हम प्रयास तो ज्यादा कर रहे हैं, तो सरकार हमारे जरिए बनेगी। जब हमारे जरिए बनेगी तो सरकार के कुर्सी के 4 पावे होते, 2 हमारे हाथ में होंगे। जब 2 हमारे हाथ में होंगे तो अगर वो हमारे खिलाफ जाएंगे तो कुर्सी पे बैठ जाएंगे क्या? अगर 4 पावे उनके हुए तो फिर आपका इलाज होगा। अगर 2 पावे हमारे पास हुए तो फिर आपकी समस्याओं का इलाज है। क्योंकि अगर वो हमारे नहीं सुनेंगे तो हम अपने पावे खींच लेंगे तो कुर्सी क्या होगी? इसलिए हमें अपने पावे लगाने।
पावे कब लगेंगे? जब हमारे विधायक जीते। अगर विधायक नहीं जीते, हम तो 1.5 लाखों की इकट्ठी कर लें और विधायक जीते, फिर क्या होगा? एक वोट से हार जाए, फिर क्या होगा? फिर पावे हमसे होंगे। फिर हमें 5 साल, अगले 5 साल की समस्या सहनी पड़ेगी कि पेपर बस में बैठ के लीक होंगे, सीएचए के बच्चे जो है नौकरी मांगते मांगते लाठियां खाएंगे, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने परेशान रहेंगी, समझ रहे हो? और तमाम तरह से संविदा ठेकेदारी चलती रहेगी और आपके हक छीनते रहेंगे। देखो एक बस आ गई है, वो भी कहीं जाएंगे, अपने वाले इसको हटाओ। और मैं आपसे धन्यवाद दूंगा आप लोगों का, आपने इतनी धैर्य से सुना, मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतना प्यार करते हैं। बस ये हटा दो बेटा, कोई जो उसको चला रहा है हटा दो। देखो सबको समस्या है, सबको काम है। अच्छा यहाँ ना मेरे 2-3 छोटे भाई हैं जो प्रोग्राम के संयोजक हैं आज के, राम गोटवाल जी, जीतराम बैरवा जी, ललित अटल जी, रमेश लोधवाल जी, मनोज बैरवा जी, रोशन लाल पटेलिया जी, हंसराज बैरवा जी और रिंकू क्या भी है चक्रवाल, उसके साथ ये प्रदीप छोटा भाई और एक हमारा छोटा भाई विक्रम, जिसकी वजह से आज पूरा आपका कार्यक्रम बन पाया। क्योंकि मैं विक्रम को जानता हूँ, वो बहुत ईमानदार से काम करवाता है हमारे साथ, सच बोल रहा हूँ। अगर विक्रम ना होता तो शायद तो फैसला बदल देता, लेकिन विक्रम था तो फैसला नहीं बदला। ये बताना हाँ पूछ रहे हूँ। अरे फिर और कितने दिन तुम चाहते हैं कि मैं अकेला संघर्ष करता हूँ? मेरे साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के संघर्ष करो, तब जाके बात बढ़ेगी। अगर आप सोचो अकेला कंधे से बदल देगा, नहीं बदल पाएगा। अगर कोई कागजी काम होता है तो मैं कर लेता। ये लोकतंत्र है, वोट एक एक वोट हर व्यक्ति ताकतवर है, एक एक वोट से फैसले होंगे। मैं रात को 12:30 बजे यहाँ इसलिए खड़ा हूँ एग्जैक्ट, देखो मुझे यहाँ से एमपी नहीं बनना है, लेकिन यहाँ जो शोषण होता है वो मुझे तकलीफ देता है। और यहाँ जो हमारे लोगों की हालात है, दलित पिछड़े आदिवासी किसान कमेरों की, माइनॉरिटी के लोगों को तकलीफ देती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अपने 64 बच्चे कुर्बान करके जगाया, तो हमें भी इस काम को करना चाहिए कि हम भी लोगों को जगाएं। लोग नहीं जाएंगे तो कैसे बात आगे बढ़ेगी बताओ? जब तक जानेंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक काम नहीं करेंगे, जब तक काम नहीं करेंगे तब तक रास्ते नहीं खुलेंगे। तो वास्तविकता में मैं नौजवान भाइयों से कहूँगा, आप समाज की रीढ़ है, आप देश की रीढ़ है, अपने कंधों पे भार उठाओ। 7 साल का आदमी आपकी तरह नहीं जाग सकते, खड़ा हो सकता है। आप अपने आसपास देख लो, लेकिन आप में हिम्मत है, आप कर सकते हो। इसलिए आपसे कहूँगा अपनी जिम्मेदारी और मैं आपसे आग्रह करूँगा जाने का। और एक साथी हमारे धर्मेंद्र कावड़िया जी, जो कांग्रेस पार्टी छोड़ के आज आजाद समाज पार्टी में अपने कार्यकर्ता का ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बहुत धन्यवाद। एक दिन आएगा कि विपक्ष खत्म हो जाए हमारे, जब हम लोग यहाँ काम करेंगे बहुत जिम्मेदारी ईमानदार से, आप देखना। और जब हम सबके लिए काम करेंगे और हर आदमी खुशहाल होगा तो कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। इसलिए डरते हैं मुझसे सब लोग, इसलिए डरते हैं। उनको ये लगता है कि गरीब का बेटा आया ना तो गरीबों के बारे में सोचेगा। देखो अमीर आएगा किसके बारे में सोचेगा, और गरीब आएगा किसके बारे में सोचेगा। तो उनको ये लगता है कि ये आ गया ना तो हमारे धंधे बंद हो जाए, इसको वो आ जाएगा इसलिए हमें दे दो, वो आ जाएगा इसलिए हमें दे दो। क्यों दे दो? तुम आजाद हुए 70 साल हो गए, अब तक देते चलाए, हमारा तो कुछ नहीं बदला। अगर मेहनत तो मजदूरी ना करें तो रोटी भी ना आए घर में, समझ रहे हो? तो बहुत धन्यवाद। हम किधर से निकलेंगे वापस? इधर अब रास्ता खाली करो। और इनका डीजे वाले भाइयों का भी धन्यवाद बहुत बहुत। और ये देखो द सिंबल ऑफ नॉलेज,
अभी 2 महीने मैं इनसे कहूंगा कि राजनीतिक ताकत बनानी, ठीक है। देखो भाई, मैं एक ही काम दूंगा अभी, और 2 महीने के बाद मैं लिख के देता हूँ। जब इनके पास ताकत होगी ना, तो ऐसी योजनाएं लाएगी हमारी सरकार कि अंधविश्वास पाखंडवाद से उठाना जा सके, और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। हमारा 3 चैनल भी होगा, तो सुबह शाम बताएगा कि ये क्या ऐसे नहीं जाएगा। उसको बचा के रखने के लिए पूरे दिन टीवी चलाते हैं वो, ऐसे तो भाई। अरे वो बहुत टेक्निकल आदमी है। फूल लगा टूलना का देखा ना, जब मंदिर में बैठे पुजारी को कह रहे थे कुछ दो, क्योंकि यहाँ कोई नहीं आ रहा है, हम भूखे मर रहे हैं, समझ रहे हो। कई पुजारियों ने कहा, सरकार ने 5-5 हजार रुपये का माना तय किया, समझ रहे हो। तो तब उन्होंने क्या कहा, चलो भाई हम रामायण दिखाएंगे, महाभारत दिखाएंगे, देखो समझ रहे हो। कारण एक धंधा। और अभी मैं धर्म का काम नहीं कर रहा, अभी मैं राजनीतिक काम कर रहा हूँ। जिस दिन मैं वो चीवर पहन लूंगा ना, जब आप शासक बन जाओगे, तब मैं चीवर पहन लूंगा, भगवान बुद्ध के का चीवर, फिर मैं उसके तरह लोगों को सिखाता फिरूंगा। लेकिन करूंगा यही काम, ना मुझे कोई फैक्ट्री लगानी, ना मुझे कोई जमीन का काम करना, ना मेरी नौकरी है, ना मेरा कोई करना। एक ही काम करना है, ये जो जिंदगी मिली है, उसका एक मिनट आपको तैयार करने में लगाना। जिस दिन आप तैयार हो जाए, खेल खत्म और पैसा अब ये सरकारें कर रही है। अच्छा, आप ठीक होना पाते, बहुत धन्यवाद। आप भरोसा नहीं करो कितनी हिम्मत बढ़ती है। और वो जो तुम लोग यहाँ से जा रहे थे, अब यही हमें देखने के लिए आए, हम उनसे पूछ रहे हैं, मुझे 2 वहां खड़ी हमारी बहन, आने तो रास्ता बनाओ। मैंने तुम्हें एक चीज और सिखाई है कि बहन बेटियों को हमारे होते हुए किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती। ये मैंने आपको सिखाया हमेशा। ये क्या लिखा है? अच्छा, कहाँ है पूरन की? कहाँ है पूरन? जो यहाँ है नहीं, उसको कैसे जो है? क्या है आपका, क्या समस्या है? ठीक है, हाँ हाँ, किसने बोला? आपने क्या किया उसको? यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष कहाँ है? आपने देखा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर सचिन पायलट के गढ़ पर भी अब नजरें बनाए हुए हैं। टोंक से विधायक है सचिन पायलट और एक बार फिर से वह टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद ने टोंक विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी अब यहाँ पर सियासी दांवपेच खेलना शुरू कर दिया है, क्योंकि बात है दलित वोट बैंक की और साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक की भी। मालूम हो कि यहाँ पर मायावती भी दलित वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही हैं। ऐसे में यहाँ पर यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि सचिन पायलट के गढ़ में जिस तरह से रमेश बिधुड़ी को भी मैदान में उतारा गया है, बीजेपी खेमे की तरफ से प्रभारी उन्हें नियुक्त कर दिया गया है, तो क्या वाकई में यहाँ पर बीजेपी सचिन पायलट को चुनौती देने में सफल हो पाएगी? तो वहीं चंद्रशेखर आजाद भी हैं। देखते हैं कि चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर मायावती और यहाँ पर कांग्रेस खेमे को किस तरह से चुनौती देने में कामयाब होंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।